हम लोग पिछले वीडियोस में केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उन्हें पढ़ा था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। फिर रिएक्टेंट अगर दो या दो से अधिक है तो उसको सेपरेट करने के लिए प्लस का साइन का यूज करते हैं, इक्वल करने के लिए एरो का साइन का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने वो स्टडी किया था। जिसने नहीं किया है वो अपना उस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में आएगा। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे देखिए क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जैसा आपको पता है कि इक्वेशंस जो होते हैं उनमें जितने एटम्स होते हैं वो चाहे एलएचएस में हो और या फिर आरएचएस में हो, दोनों में एटम की नंबर्स इक्वल होने चाहिए, तभी वो बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। तो बैलेंस हम कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन को, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ था कि मास को कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आइंस्टाइन का जो एक रिलेशन दिया है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो वही रिलेशन है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वही है कि recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. Neither created nor destroyed in chemical reaction. That is, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, the total mass of the element present in the products of chemical reactions has to be equal to total mass of the elements present in reactant. तो जितना प्रोडक्ट में मास होगा उतना ही रिएक्टेंट में भी मास होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स सेम। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस को इक्वल करना। इन द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, वो बैलेंस था नहीं था। लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिएगा कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। एक वर्ल्ड इक्वेशन है, वर्ल्ड इक्वेशन एक्टिविटी 1.3 में दिया गया है कि जिंक और फिर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये इक्वल होता है किसके साथ, रिएक्ट करता है तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां तक समझ में आया। तो अब क्या है कि above इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। जिंक को Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। जिंक सल्फेट का ZnSO4 लिख दिया और हाइड्रोजन का H2 लिख दिया। ठीक है, तो आपने ये चीज, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। ये वर्ड्स के फॉर्म में थे और इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। तो अब देखिएगा आगे का, देखिए क्या होगा। अब क्या करेंगे, इसी को हमको बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, अब इसमें देखना होगा कि अब
जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसमें किसमें, एक रिएक्टेंट में है, ठीक है, रिएक्टेंट में, और कितने हैं प्रोडक्ट में, वो सब आप लिखेंगे। जैसे Zn कितना है, ये नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट्स के लिए है। LHS, तो जो जो है पहले जिंक लिखा, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यही तीनों है, ठीक है। अब देखिए जिंक कितना है, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो एक है, फिर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, फिर सल्फर कितना है, एक है, और फिर ऑक्सीजन कितना है, चार है, ठीक है। तो ये दिया गया है, आपने इधर लिख लिया। वैसे ही प्रोडक्ट में आप देखिए, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में हाइड्रो जिंक कितना है, एक है, सल्फर कितना है, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन पहले पूछा है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है दो, ठीक है, और सल्फर कितने हैं, एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, चार है। तो ये आपने नंबर्स लिख लिए। अब आपको क्या करना होगा कि हमको उसको इक्वल करना होगा जो सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा एटम हो। तो देखिए ये 4 4 1 1 2 2, ये तो बैलेंस्ड है ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि जितना रिएक्टेंट में एटम्स है उतना ही प्रोडक्ट में भी एटम्स है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कि यहाँ जिंक रिएक्टेंट में भी एक है, तो यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है तो यहाँ भी दो है, सल्फर यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ चार है तो यहाँ भी चार है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरफ सेम है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट्स में भी। तो इसलिए ये बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि क्या कहना चाह रहा है कि एज द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में सेम है, बोथ साइड ऑफ द एरो इज, मतलब वही इक्वेशन 1.3 इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि ट्राई अस टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, Fe प्लस H2O इक्वल टू, एरो का साइन इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। मतलब ये तो आपका वही हो गया फार्मूला जो रस्टिंग का होता है, मीन्स की जंग लगना हिंदी में बोलते हैं, कि अगर आयरन है और आयरन को वाटर से आप रिएक्ट कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसको कैसे हम करेंगे वो देखेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हमको बैलेंस करना है, हमको क्या करना है, बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, Fe प्लस H2O प्लस इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब इक्वेशन लिखने के बाद इसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर हम बता देते हैं। अच्छा, स्टेप 1 में इसमें क्या बोला गया है कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस, पहले बॉक्सेस ड्रॉ किए अराउंड ईच फार्मूला, चारों, यहाँ 4 फार्मूलाज दिखे रहे हैं तो उन सबको आपने बॉक्स में पुट कर लिया। डू चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द, डू नॉट। अब जो केमिकल्स फॉर्मूले दिए हैं उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। Fe को Fe ही लिखेंगे, H2O को H2O ही लिखेंगे, और Fe3O4 और यहाँ प्लस H2, ये सेम ही रहेगा। दूसरा स्टेप देखिए क्या होगा, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। अब जितने भी एटम है, जैसे आप पहले लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से एटम है, जैसे कि Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस यही है, तीन ही एटम है इसमें। अब बताना पड़ेगा कि LHS में कितना है, मीन्स कि रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, RHS मतलब प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं तीनों के, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिएगा, ओके,
देखिए यहाँ पे देखेंगे अब देखिए आयरन Fe क्या है, Fe एक है, ठीक है ना, Fe एक है, Fe देखिएगा, ओ सॉरी, हाँ देखिए Fe कितने हैं, एक है, यहाँ पे हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS में, तो एक है तो एक लिख दिया। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, दो लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, एक है तो एक लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार RHS में आ जाइए, RHS मतलब प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या है, आयरन कितने हैं, तीन है तो तीन लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, चार है तो चार लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, दो को दो लिख दिया, ठीक है। तो अब बस इतना, सेकेंड स्टेप में यही करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा होगा, फर्स्ट स्टेप में कि हमको बॉक्स बना देना है और उसके जो केमिकल रिएक्शंस फार्मूला फार्मूला दिए हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। दूसरे स्टेप में हमने उन सारे एलिमेंट्स के कितने एटम्स दिए गए हैं रिएक्टेंट साइड में और कितने प्रोडक्ट साइड में, उसको मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद देखिए कि इसके बाद इसके बाद देखिए, इसके बाद ये है कि हमको क्या सही रहेगा, किस तरीके से हमको बैलेंस करना हो, वो चीज हम यहाँ समझाना चाहेंगे। स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विथ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमको वो पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर हो। कितने नंबर, कौन से करने हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर्स प्रेजेंट हो। इट में बी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट भी हो सकते हैं या फिर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी हो सकते हैं या फिर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा। व्हाइल यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट, अब इसको अगर हम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो यही होगा, Fe3O4। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, 4 एलिमेंट ऑक्सीजन में है, तो द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इन इट, इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन RHS, और RHS में है यहाँ पे ओनली 1 एटम इन LHS, तो LHS में कितने हैं, ओनली 1 एटम है, ठीक है ना, ओनली 1 एटम है। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे, अब बैलेंस करना है, ठीक है, अब बैलेंस करना है, देखिए अब बैलेंस करेंगे इनिशियल में। अब हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे नहीं कि आप H2O4 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, आपको कोफिशिएंट बदलना है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट, हमको याद रखना होगा, वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला, हमको फार्मूला चेंज नहीं करना है ऑफ द कंपाउंड्स एंड आर एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी पुट वी कैन पुट कोफिशिएंट, आप कोफिशिएंट पुट कर सकते हैं, 4 H2O है तो उसके पहले 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉट H2O4, हाँ, या फिर H2O होल 4 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना है हमको, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि हम 4 हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हमने 4 H2O लिख दिया, ठीक है, नॉट, हमको ये नहीं लिखना है H2O4 या फिर H2O का होल पावर 4, होल ब्रैकेट और सफिक्स में 4, नहीं ऐसे नहीं करना, इस तरीके से करना है। तो यहाँ देखिए Fe और यहाँ
O4 था तो यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अब ऑक्सीजन 4 थे और आयरन के कितने एटम्स थे, 3 थे, 3 अब 3 को करेंगे तो यहाँ Fe है, यहाँ पे क्या है, Fe है, Fe है और यहाँ Fe3 है और यहाँ Fe है, तो यहाँ तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का, तो हो गया आपका बैलेंस हो जाएगा। तो वही चीज बताया गया है, देखिए देखिए यहाँ पे Fe और हाइड्रोजन आर नॉट आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, पिक एनी ऑफ दिस, क्योंकि हाइड्रोजन में भी अ, हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन अगर इसमें देखा जाए तो 4 दूनी 8 और यहाँ 2, तो हाइड्रोजन भी और आयरन भी दोनों बैलेंस नहीं है, तो आप किसी को भी एक पिक कर लीजिए और उसको करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए हाँ देखिए आयरन है और इसको हाइड्रोजन को करना है, तो क्या करेंगे, ये देखिए इसको करेंगे तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 8, 8 हो गया ना, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, H2 है तो 2, 4 दूना 8, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन क्या मिल गया, देखिए इक्वेशन मिल गया कि ये 4H2O था तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया इधर, और इधर भी आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 था और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, इस तरीके से। अब हमको सिर्फ आयरन करना है, आयरन के यहाँ 3 एटम्स है और यहाँ एक ही एटम है, तो सिंपल है, यहाँ 3 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो इक्वेशन आपका क्या मिल जाता, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, ये बैलेंस बन जाता, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, तो बस यही करना है। देखिए यहाँ पे एग्जामिन द एबो इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, केवल एक ही एलिमेंट, वो भी आयरन था जो हम छूट गया था, तो उसको हम आयरन को देखेंगे इस समय, रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई करके हमने इसको बैलेंस कर दिया, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, तो ये फाइनली चेक, सबका करेक्टनेस चेक करिए आप द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, और वी काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड, अब आप चेक कर सकते हैं, चेक करिए, देखिए आयरन कितने हैं, 3, आयरन यहाँ भी 3, फिर हम चेक किए हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 यहाँ भी है, फिर हम चेक किए ऑक्सीजन 4 है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, बस यही चेक करना था, तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि ये बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड हैज इक्वल, वो इक्वल है, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, अब ये बैलेंस्ड हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्यों हीट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम गेस कर रहे हैं कि अच्छा इसको बैलेंस करेंगे तो ये, तो इस तरीके से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, एंड मेथड एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, तो इस तरीके से आपको करना था। अब देखिएगा 7th स्टेप, देखिए 7th स्टेप, सॉरी, तो 7 राइटिंग द सिंबॉलिक, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखिएगा केयरफुली एग्जामिन द एबो बैलेंस्ड इक्वेशन दिया ही है 1.9, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट,
क्या ये फिजिकल स्टेट के बारे में बता रहा है ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशंस अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कि किस अवस्था में है, ये हमको कुछ भी जानकारी नहीं दिया जा रहा है। तो अब देखिएगा, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, जब हमको और भी इंफॉर्मेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, द फिजिकल स्टेट, ठीक है ना, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड along with their chemical formula, ठीक है, द गैसियस, द लिक्विड, द एक्वेस एंड द सॉलिड, ये आपके स्टेट्स हैं, इनको आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप इसको सिंबल के फॉर्म में, तो गैस को आप गैस को G से रिप्रेजेंट करिए, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करिए, एक्वस को A और Q से रिप्रेजेंट करिए और सॉलिड को S से करिए। अच्छा, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ये होता है जिसमें वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, मीन्स कि सॉल्यूट होता है, और कोई मान लीजिए शुगर हो गया या फिर सॉल्ट हो गया, ये सब क्या है, सॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो सोल्यूशन होते हैं उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब जैसे यहाँ पे ही आपको बताना पड़ जाए कि कौन सा किस स्टेज में है, तो हम लोग उस चीज को समझना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे आयरन है, तो आयरन आपका किस स्टेज में है? आयरन आपका सॉलिड स्टेज में है, तो सॉलिड लिख दिया S। और वाटर वेपर ह्यूमिड है, तो ह्यूमिड है तो वो गैसियस स्टेज में रहा होगा। अब जैसे अब जो रस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट बना Fe3O4, वो सॉलिड स्टेट में है, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आपने इसमें सिंबल्स लिख दिया कि ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, नोट दैट जो सिंबल G है यूज्ड विथ H2O in to indicate that this reaction water is used in form of steam। इसमें स्टीम यूज हुआ है, ना कि कोई लिक्विड यूज हुआ है, ना ही आइस यूज हुआ है। तो आप इस गैस लिख दिए तो इसका मतलब स्टीम यूज हुआ होगा। फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट्स आर नॉट included in chemical equation unless it is necessary to specify them, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट जब तक स्पेसिफाई नहीं हो तब तक नहीं इंडिकेट करता। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब मेंशन किए जाते हैं एरो के ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पे देखिए CO, ये गैस है, CO क्या है, एक गैस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ये बताया गया कि किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको रिएक्शन कराया जा रहा है, 340 तो फिर बना CH3O4, और ये भी लिक्विड फॉर्म में बना। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला सॉल्यूशन इक्वेशन 6CO, ये क्या है, एक्वस में है, और 12H2O ये लिक्विड में है। सनलाइट के प्रेजेंट में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रेजेंट में ये भी है। C6H12O6 ये एक्वस सोल्यूशन बना रहा है, और ये इसको कहते हैं ग्लूकोज, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक्वस सोल्यूशन है, और H2O लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन का मोर इंफॉर्मेशन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट